आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना वो अपना वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वेबसाइट से पहले हम सीखेंगे डोमेन और होस्टिंग होती क्या है, कैसे हम परचेज करते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले लैंडिंग पेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम वेबसाइट के ऊपर और फिर आफ्टर दैन एसईओ वगैरह सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगी। जब भी हम कभी भी एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज का क्रिएशन करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए होगी अपने को। एक चाहिए होगी डोमेन, दूसरी चाहिए होगी होस्टिंग। दोनों के बिना हम ना तो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं ना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी कस्टम नाम से, कस्टम ब्रांडिंग के हिसाब से अपने को डोमेन और होस्टिंग चाहिए होगी। सो वन बाय वन डोमेन एंड होस्टिंग के चैप्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डोमेन नेम। डोमेन नेम बेसिकली वही होता है जिसके थ्रू कोई भी यूजर्स होंगे, कोई भी कस्टमर होंगे आपके, किसी नाम से आपको फाइंड करेंगे ऑनलाइन। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे डिजिटल यूनिट डॉट इन है, दिस इज़ द डोमेन नेम। ठीक है। अब एक छोटा सा इसका तो एग्जांपल। हाँ। सर थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए सर, थोड़ा दिख नहीं रहा था, छोटे छोटे दिख एक मिनट। सर अभी एक वर्ड बोले आप, कस्टम लेना पड़ेगा। वो कस्टम का मतलब क्या है? मतलब खुद मतलब का डोमेन, कई ऐसा होता है ना फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आपको डोमेन देते हैं। अच्छा और अच्छा, मतलब कई। खुद का लेना पड़ेगा जिस हाँ। नाम से करना हो। हाँ, जिस नाम से भी आपको करना है उस नाम से आपको परचेज। ओके। वो बिजनेस के लिए होता है, बाकी आपकी टेस्टिंग के लिए जो है वो मैं फ्री में यहाँ पे दे दूंगा आप सभी को, जितने भी हैं, जहाँ पे आप फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सर थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। हो गया। कट रहा है यार, कटेगा नहीं। सर इतना ठीक है। अब देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई आपका घर है। इस घर का एक पर्टिकुलर कोई भी एक एड्रेस होगा, किसी नाम से मतलब ये जाना जाएगा, जैसे हाउस नंबर 50, हाउस नंबर 60, तो इस नाम से जाना जाता है। अब ये होम है और इसके एक, मान लीजिए एक लैंड के ऊपर एक क्रिएट हो रखा है, मतलब कोई ज़मीन है उसके ऊपर एक क्रिएट हो रखा है ये घर। अब कोई भी पर्सन आके पूछता है, वो किससे पूछता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, घर कहाँ पे है, या पर्टिकुलरली हाउस नंबर कहाँ पे पड़ेगा, इस नाम से पूछता है। तो मतलब जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो हाउस नंबर से हो रही है कि कौन से सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, सेक्टर में कौन सा सेक्टर कहाँ पड़ता है, जैसे सेक्टर 36 गुड़गांव में कहाँ है, सेक्टर 18 कहाँ है, हाउस नंबर 50 कहाँ है, कोई पर्सन आके पूछता है। तो इसी हिसाब से जब आपकी कोई ऑनलाइन ब्रांडिंग या ऑनलाइन जब आपको कोई लोग जानते हैं तो उसके लिए आपका डोमेन नेम होता है जिसके थ्रू कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे सिंपल वही है, कभी भी जब हम एक घर के एड्रेस की तरह होता है ये अपना डोमेन नेम जो होता है, और डोमेन नेम यूजर वुड नॉट नो वेयर टू फाइंड योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मतलब जब तक आपके पास डोमेन नेम नहीं होगा तो यूजर को पता नहीं होगा वो कैसे आपके लाइक जो आपकी डोमेन है, जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को कैसे फाइंड करे। क्योंकि यदि आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आपकी वेबसाइट भी क्रिएटेड नहीं है, यानी ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी नहीं है। सो डोमेन नेम जो ये होता है जैसे एक अक्षर पे होता है, बिल्कुल सिंपल अक्षर में, डिजिटल जर्नल डॉट इन, एक google.com, facebook.com, ये सारी अपने डोमेन नेम है। तो ये सिंपल अक्षर में होती है, हमेशा इजी टू रिमेंबर होती है। लाइक कोई भी इसको याद करके बाद में अपने एंड पे उसको सर्च कर सकता है, और जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर उनको एक्सेस कर सकता है। सो डोमेन नेम एक सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं वो बेसिकली एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो भी यूजर्स या पीपल्स होंगे वो आपको ऑनलाइन फाइंड करेंगे। आगे आता है कि आपको डोमेन नेम क्यों चाहिए, वाई डू यू नीड ए डोमेन नेम। सो इसका पहला डेफिनेशन आता है डोमेन नेम आपको क्यों चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है प्रोफेशनलिज्म, कि आपका खुद का डोमेन है, उससे आपकी एक ट्रस्ट बिल्ड भी होता है, मान लीजिए क्रिएट भी होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन का एक खुद की एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, तो उसके नाम से लोग आपको जानते भी हो। यदि आप कहीं भी, आप फ्री वेबसाइट होती है, जैसे आपकी मान लीजिए आपका आसिफ नाम है, आसिफ डॉट फ्री वेबसाइट डॉट कॉम, ये एक दूसरे पर्सन, दूसरी कंपनी के आगे आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये उतना वैल्यूएबल फैक्टर्स नहीं होता, ये उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। एक होगा आसिफ डॉट कॉम, दूसरा होगा आसिफ डॉट फ्री वेबसाइट डॉट कॉम। अब दोनों में से जो एक
कस्टमर को सबसे अट्रैक्टिव लगेगा दैट इज़ द asip.com, क्योंकि वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है। ये डोमेन नेम जो होता है वो आपकी खुद की ब्रांड आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन रखोगे, सारी इंफॉर्मेशन अपने आपने क्या काम किया, क्या कौन हो आप, कहाँ से हो, क्या क्या आपने काम किया है, किस किस क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, क्लाइंट के साथ काम किया, क्या उसने रेटिंग दी, सारी इंफॉर्मेशन आप उस पर रखते हो, तो आपकी खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होती है। एसईओ बेनिफिट होता है यदि आपका एक अच्छा डोमेन नेम है, जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ द व्यू आपने अच्छी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की हुई है खुद के डोमेन नेम पे, तो आपकी एसईओ में भी अपनी वेबसाइट होगी और रैंकिंग होगी ऑन द पर्टिकुलर सर्च टर्म्स। अब जो इसमें अगला टॉपिक आता है वो होता है हाउ डोमेन वर्क्स, कि डोमेन्स जो होते हैं वो काम कैसे करती है। देखिए, डोमेन होती है वो यूजर्स को कनेक्ट करती है वेबसाइट के साथ। इसमें क्या होता है, एक डीएनएस का सिस्टम होता है जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आईपी एड्रेस होता है, यानी मान लीजिए मेरे पास एक डोमेन है digitaljanet.in, ये पर्टिकुलर डोमेन है, इस डोमेन का एक आईपी एड्रेस होगा। इसी हिसाब से क्या होता है कि जैसे google.com है, google.com का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है दैट इज़ द 142 ये वाला। अब क्या होता है कि जो डीएनएस का सिस्टम होता है, जो ह्यूमन रीड करता है, ह्यूमन के लिए आसानी क्या है कि मैं google.com याद कर लूँ, बट जो बैकएंड पे जितना भी अपने वेब सर्वर वगैरह होंगे वो नंबर स्मूथ चीज़ों को लेते हैं, दैट बाइनरी नंबर भी हम कह सकते हैं 01 की फॉर्म में। उसको हम आईपी एड्रेस होता है, वो एक अलग टॉपिक आता है, वो मतलब ऐसा होता है, अपने डिजिटल मार्केटिंग में इतना इंपॉर्टेंस नहीं आती वो चीज़। अब जैसे google.com, इसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है 142। अब हम याद करें google.com, बट जो डीएनएस रहेगा वो डीएनएस इस google.com को ट्रांसलेट करके 142250 की फॉर्म में वेब सर्वर के पास भेजेगा और फिर वेब सर्वर अपने को इन्फॉर्मेशन देगा। अब मान लीजिए आपको केवल ऐसा करना है कि जो ये लिखा हुआ है 142250, आप केवल इसी को गूगल पे जाके पेस्ट भी करोगे ना, एंटर करोगे, तो आपके पास google.com की वेबसाइट खुल गई, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है वो google.com के लिए है। इसी हिसाब से हर डोमेन का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि आईपी एड्रेस इजी हार्ड होता है, मतलब रिमेंबर करने के लिए कि पीपल उसको याद रखे वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो उसके लिए डीएनएस जो सिस्टम होता है वो अब उसके थ्रू हम आईपी एड्रेस कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन नेम का। अब डीएनएस रिकॉर्ड के मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ए रिकॉर्ड आता है, ए रिकॉर्ड अपने को डोमेन को आईपी एड्रेस के साथ लिंक करने के लिए काम किया जाता है। दूसरा आता है सी नेम, सी नेम बेसिकली सब डोमेन को, जो आपकी सब डोमेन होगी, मान लीजिए एक सब डोमेन मेरी क्या है, यहाँ पे एक डोमेन है मेरी digitaljanet.in, जैसे digitaljanet.in डोमेन है, ये मेरी मेन डोमेन है। अब सब डोमेन क्या हो सकती है, सब डोमेन मैं कह सकता हूँ कि shop.digitaljanet.in, यानी इस shop.digitaljanet.in पे मेरी दूसरी वेबसाइट ओपन हो सकती है। तो शॉप मैंने आगे जोड़ दिया, इसको मैं सब डोमेन कह सकता हूँ। जितने भी मेरी मेन डोमेन के आगे जो भी हम एक वर्ड को कंटेन करेंगे, उस वर्ड को कंटेन करने के बाद एक पर्टिकुलर जो यूआरएल क्रिएट होती है, इसको हम सब डोमेन कहते हैं। सब डोमेन हो सकती है shop.digitaljanet.com, abc.digitaljanet.com, store.digitaljanet.in, learn.digitaljanet.in, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उसके हिसाब से आप अपनी खुद की सब डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं। एमएक्स रिकॉर्ड होता है, एमएक्स रिकॉर्ड बेसिकली जब भी आप कभी भी ईमेल वगैरह का सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपको एमएक्स रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। तो डोमेन, इसकी नॉर्मल डेफिनेशन में जब हम बात करते हैं कि डोमेन कैसे काम करती है, तो सिंपल होता है कि हमारे पास नाम होता है google.com, जिसको हम इजी टू रिमेंबर करते हैं। अब डीएनएस लगे होते हैं जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब google.com हम खुद टाइप करते हैं, ये डीएनएस सिस्टम के पास जाता है, डीएनएस सिस्टम इसको नंबर में कन्वर्ट करता है और फिर इसको वेब सर्वर से अपने पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। अब आगे चलते हैं, आगे अपना आता है टाइप ऑफ डोमेन, कि कितने टाइप की अपनी डोमेन्स होती है। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप की डोमेन होती है, ऐसे नहीं होती कि एक पर्टिकुलर टाइप की डोमेन होती है। हर बिजनेस के रिलेटेड, हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हर कंट्री स्पेसिफिक की मल्टीपल टाइप की डोमेन्स होती है। जैसे सबसे पहले डोमेन का एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे टीएलडी डोमेन होती है, जिसकी डेफिनेशन होती है, फुल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ द टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के अंदर क्या होता है कि
मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन होता है जिनको आमतौर पर पीपल यूज करते हैं और इनको वर्ल्ड वाइड टारगेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कॉमन एक्सटेंशन होता है .com, .org, .net। मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल जनरेट .com, .org, .net। अब इनका भी अलग अलग पर्पज होता है कि जैसे .com होती है वो एक कॉमर्शियल एंटिटी होती है, लाइक कोई भी उसका यूज कर सकता है उसको वर्ल्ड वाइड टारगेट करने के लिए। यदि आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रही है तो उसके लिए आप .com ले सकते हैं। .org होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एंट्री होती है। कभी भी जो .org होगी वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और .net होगी वो एक नेटवर्क टाइप की जो एंटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। सो ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन जिसको कोई भी यदि वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना चाहता दैट कैन बी यूज बाय देम। आगे आते CCTLD। हेलो हाँ बताओ। सर, टॉप लेवल डोमेन में सर एक बार ये कॉमर्शियल की जो नीचे 2 पॉइंट है ये फिर से बता दीजिए। .org सर क्यों लगाते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जैसे किसी ने एक NGO ओपन करी या फिर कोई भी एक संस्था होती है, किसी टाइप की जो जी। संस्था होती है, तो उसके लिए वो होता है कि जब आप उस टाइप की संस्था खोल रहे हो तो उसके लिए आप .org यूज कर सकते हो। और जो एक नेटवर्क बिल्डिंग की वेबसाइट होती है, जैसे एक मल्टीपल पीपल आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ पे बात कर रहे हैं, उन टाइप के लोग होते हैं वो अपने लिए .net ले सकते हैं। इसी हिसाब से .edu आता है, एजुकेशन पर्पज के लिए आप अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे .edu ले सकते हैं। ओके सर, ठीक। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, गूगल के अंदर भी जाके देखोगे जी जी। टॉप लेवल डोमेन, तो आपको काफ़ी डोमेन मिलेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे .org ऑर्गेनाइजेशन की, .ru, .net, तो इस हिसाब से अपने को काफ़ी मिलते हैं। मतलब हर बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की सेपरेशन की हुई है यहाँ पे। ओके। .ca, .ir, .de। अब इसी हिसाब से आगे चलते तो आगे एक आता है CCTLD। CCTLD का मतलब होता है ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होती है। यानी जो CCTLD होती है वो स्पेसिफिक फॉर द कंट्री पर्पज के लिए होती है। अब जैसे मैं कोई बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो केवल इंडिया के लिए है, दैट कैन बी आई कैन यूज फॉर दैट .in मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ, वो केवल इंडिया के लिए ही रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट इज द .in डोमेन। अब जो दूसरा पार्ट आता है जैसे .uk होगी, वो होगी अपनी यूनाइटेड किंगडम के लिए। इसी हिसाब से जब तुम कंट्री लेवल डोमेन यहाँ पे लिखोगे तुमने नेट पे जैसे कंट्री लेवल डोमेन एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे तुमको काफ़ी मिल जाएगी। .au हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, .cc हो गया, .co.nz हो गया न्यूजीलैंड के लिए, .com.au। सो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स जो होती है वो भी अपनी मल्टीपल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड लेवल डोमेन। अब सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है? सेकंड लेवल डोमेन होता है जैसे मान लीजिए मेरी ये डोमेन है digitaljanet.in। ठीक है, अब मेरा एक एक्सटेंशन इसमें यूज किया गया है, डेट इज द .in। ये मेरा एक्सटेंशन यूज हो रखा है। अब इस एक्सटेंशन के पहले जो भी मेरा नाम होता है उसको मैं कहता हूँ सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, जैसे डिजिटल जर्नी इसमें क्या हो गया, सेकंड लेवल डोमेन हो गया, और यहाँ पे .in मेरा एक एक्सटेंशन हो गया। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे hubspot.com एक डोमेन नेम है। अब इस hubspot.com के अंदर जो HubSpot है वो अपना क्या है, सेकंड लेवल डोमेन है, और .com एक एक्सटेंशन है। तो ये होता है सेकंड लेवल डोमेन कि जो भी आपका एक्सटेंशन होगा उससे पहले जो नाम लिखा होता है दैट इज द सेकेंडरी लेवल डोमेन। अब इसकी इंपॉर्टेंस आती है, ये कुछ इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी मेन पार्ट होता है, जैसे डिजिटल जर्नी इसका मेन पार्ट है जिसके थ्रू लोग उसको याद रखते हैं। वो एक मेन पार्ट होता है डोमेन नेम का, और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी ब्रांड्स को या फिर उस वेबसाइट का पर्पज़ किया, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगली टाइप की डोमेन आती है सब डोमेन। सब डोमेन जैसे हमने डिस्कस किया भी कि आप यहाँ पे मेन डोमेन है अपने digitaljanet.in। अब इसके आगे आप यहाँ पे shop.digitaljanet, store.digitaljanet अलग अलग टाइप के अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। मान लीजिए आप कोई भी एक, मान लीजिए डिजिटल जर्नी था, अभी इसमें मैं एक कोर्स की वेबसाइट ऑफर कर रहा हूँ, लाइक कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कल को एजेंसी ओपन करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ agency.digitaljanet.in। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ,
जैसे हमारी मान लीजिए एक कंपनी है amjamsolutions.com। इस कंपनी के ऊपर जो वेबसाइट परफॉर्म हो रही है, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है। अब इसके आगे मैंने एक सब डोमेन क्रिएट कर दी मैंने यहाँ पे आके, profile.amjamsolutions.com। अब इसके अंदर प्रोफाइल है, profile.amjamsolutions.com, यानी इस पर्टिकुलर डोमेन के आगे मैंने एक सब डोमेन क्रिएट कर दी प्रोफाइल के नाम से। वहाँ पे ये कोई भी आके अपने एक पी कार्ड या बिजनेस कार्ड क्रिएट कर सकता है। अब इसी हिसाब से मैंने एक एसईओ ऑडिट करने के लिए यहाँ पे एक नई वेबसाइट क्रिएट कर दी कि यहाँ से इस पर वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं, जो रिपोर्ट वगैरह होती है audit.amjamsolutions.com। तो इस हिसाब से हम अपने डोमेन के आगे अपने बिजनेस के स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अलग अलग टाइप की सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम अपने बिजनेस के लिए कैसे एक अच्छी डोमेन चूज करें, कैसे उस डोमेन जो चूज करेंगे उसको सही से, मतलब ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो उसके लिए कुछ होता है कि कीप इट शॉर्ट, मेमोरेबल एंड रिलेवेंट टू योर नीड्स। मतलब जिस रिलेटेड आप बिजनेस करना चाहते हो वो डोमेन को आप उसके रिलेटेड रखो और उसको छोटा रखो। ऐसा नहीं रखो कि आप उसको 15 करेक्टर लॉन्ग, 20 करेक्टर लॉन्ग रख रहे हैं, 50 लाइक 30 25। उसको छोटा रखो कि 6 7 8 10 में ख़त्म हो जाए वो मिनिमम, क्योंकि लॉन्ग करेक्टर याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और सिंपल रखो जो आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि उसमें हाइफन से नंबर्स हटाना बंद कर दीजिए। जैसे मैं डिजिटल जनित 99 कर दूं तो 99 को कोई पीपल याद कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन डिजिटल जनित याद कर सकता है। सो नंबर और जो हाइफन्स आते हैं वो हटाना बंद कर दीजिए। अब जो कीवर्ड्स होते हैं, हमेशा जो आपके बिजनेस के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज करें। जैसे मान लीजिए कोई भी एक टैग स्टार्टअप है, वो क्या यूज कर सकता है, टैग अपने डोमेन के नाम के। कोई बेकरी है, वो स्वीट डिलाइट टाइप की वेबसाइट, मतलब जो एक मीठे मीठे जो पकवान होते हैं उनको ऑफर कर रहे हैं स्वीट्स के अंदर, ठीक है। फिटनेस के अंदर यहाँ पे फिट लाइफ, यानी आप अपनी लाइफ को फिट कर रहे हैं। तो मतलब जो जिस चीज़ के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं उस टाइप के नेम को आप अपने डोमेन नेम के अंदर इंक्लूड करोगे तो उतना ही अपना डोमेन नेम एक अच्छा होता है फॉर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। और हमेशा याद रखें कि जो स्पेल करने के लिए जिसको हम बोलते हैं वो एक आसानी से उसको हम स्पेल कर पाए और अच्छे से उसको प्रोनाउंस कर पाए, तो वो चीज़ रखेंगे तो डोमेन अपना एक अच्छा होता है बिजनेस के लिए। अब जैसे मैं रख रहा हूँ जैसे google.com, इसको मेरे को याद करने के लिए जस्ट google.com। अब कई डोमेन होगी जो काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी लेंथी होगी, वो मेरे को रिमेंबर नहीं होगा। अब इन छोटी डोमेन, मतलब इन प्रैक्टिस को जब हम अपने दिमाग में रखते हैं तो इसका मेन बेनिफिट क्या जाता है कि कोई भी कस्टमर ने आके हमारी वेबसाइट पे एक बार ब्लॉग पढ़ा, चाहे वो अननोन कस्टमर, हमने उसको रिकमेंडेशन नहीं किया, वो सर्च इंजन के थ्रू आ रहा है या फिर अपने कोई भी एक टूल्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वेबसाइट पे आया, अब उसको ब्लॉग अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी का नाम पड़ेगा वो, कि डिजिटल जनित या फिर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उस ऑर्गेनाइजेशन का वो नाम वहाँ पे पड़ेगा। अब जब वो नाम पड़ेगा तो उसके दिमाग में ध्यान क्लियर बात है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड मैंने इस कंपनी के अंदर मैंने ब्लॉग पढ़ा, तो कल को वो उस चीज़ के रिलेटेड कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोबारा आके अपनी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकता है। यदि वो नाम अच्छा होगा तो इजीली रिमेंबर हो जाएगा, दोबारा इजीली उसको फाइंड कर सकता है। यदि नाम डिफ़िकल्ट होगा तो इसलिए वो फाइंड नहीं कर पाएगा। अब बात आती है यहाँ पे रजिस्टरिंग ए डोमेन नेम। इससे पहले हम देखते हैं कि डोमेन कॉस्ट और रिन्यूअल क्या होता है, कि जब भी हम कभी एक डोमेन को रजिस्टर करने जाते हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग आती है अपने को और उसके क्या रिन्यूअल चार्ज होता है। देखिए डोमेन कॉस्ट होती है मल्टीपल फैक्टर्स पे वेरी करती है, मल्टीपल टाइप पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी डोमेन को परचेज करने जा रहे हैं। जैसे .com होती है, कॉस्टली होती है देन कंपेयर टू .in, .net, .tag, .info, इस टाइप की जो डोमेन होते हैं .com इन टाइप के डोमेन के कंपेयर में काफ़ी कॉस्टली होती है। और बाकी हर जितने भी अपने प्रोवाइडर्स होते हैं जो डोमेन प्रोवाइडर्स करते हैं लाइक GoDaddy, होस्टिंजो, नेमचीप, ब्लू होस्ट, इनके अलग अलग रेट्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे अपना डोमेन की जो कॉस्टिंग होती है वो फैक्टर्स करती है
अब जब हम डोमेन्स को रिन्यूअल करते हैं वो भी अलग अलग जितने भी अपने ये डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं रजिस्ट्रार्स होता है उनके प्राइसिंग पे भी डिपेंड करती है। इसमें एक टिप होती है, यदि आपको लग रहा है कि मेरे को इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है तो आप अपने डोमेन को एक लॉन्ग टाइम तक उसको बुक करके रखें। उससे क्या होता है कि जैसे आपने 1 साल के लिए ऑन ऑफर 1,000 रुपये में उसको बुक कर लिया, अब वो रिन्यूअल के टाइम पे वो डोमेन आपकी 1300 की पहुंच जाएगी जब वो 1 साल बाद आप रिन्यू करोगे। तो जितना भी हो सकता है कि आप यदि आप चाहते हैं कि मैं इस डोमेन में काफ़ी लॉन्ग समय तक बिजनेस करूं तो उसको हमेशा लॉन्ग टाइम तक चूज करके चले। अब बात करते हैं कि हम पूछ रहे कुछ आसिफ। पूछना था एक चीज, बट अभी चल रहा था तो हमने कहा कि जाने दे। सर ये डोमेन का जो आईपी एड्रेस अभी आपने दिखाया, अपने डोमेन का अगर जानना हो तो कैसे जानेंगे कि मेरे डोमेन का क्या है? अब काफ़ी टूल्स होते हैं, अच्छा अच्छा, टूल्स के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे आप डोमेन आईपी एड्रेस भी लिखोगे ना यहाँ पे, जी। इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ द साइट ऑफ ए डोमेन। यहाँ पे ओके। जैसे आप डोमेन का नाम लिखोगे ना तो वो आईपी एड्रेस दे देगा। ये यहाँ पे आ गया ना, अब इसको तुम एक्सेस कर सकते हो। ये कि कई कई ऑफर करते हैं, कई ऑफर नहीं करते होस्टिंग के, वो पूरा जो आईपी होता है उसके थ्रू आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मल्टीपल टाइप के आईपी होते हैं, वो अपने को इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, बाकी तुमको इसके अंदर भी एक टूल्स का जो सेक्शन है ना अपनी वेबसाइट के अंदर, जी। इसके अंदर भी तुमको ये टूल्स मिल जाएगा, ये आईपी वाला जो है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आता है कि डोमेन को हम कैसे रजिस्टर करेंगे। डोमेन को रजिस्टर करने के लिए अपने पास मल्टीपल जो प्रोवाइडर्स होते हैं जो डोमेन को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए गॉड आईडी आता है, नेमचीप आता है, होस्टिंजर आता है, ब्लू होस्ट आता है, ये सारे अपने ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी डोमेन्स नेम को बुक कर सकते हैं। अब हम बुक करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या क्या चीज़ दिमाग में रख के उसको बुक करना है। सबसे पहले एक तो आपको जहाँ पे सही लग रहा है और जो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। आपको बस केवल डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है और जो डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है WHIOS वो दे रहा है तो ले सकता है, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती उसकी। वो बस केवल आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक डाटाबेस से हाइड कर देता है, जो WHOIS प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता है, और इसके अंदर ये प्रिवेंट स्पैम एंड प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। अब देखते हैं प्रैक्टिकल इसको कैसे हम बुक करेंगे। मान लीजिए आप गॉडैडी के अंदर गए, इनको हटा देते हैं। तो ये अपने काफ़ी होते हैं जो जहाँ से आप अपने डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक डोमेन को लेना चाहता हूँ। मान लीजिए एक सबसे पहले मैं अवेलेबिलिटी चेक करूँगा कि वो डोमेन है या नहीं है। मैंने जहाँ पे यहाँ देखी है अभी यहाँ पे, अब इसके अंदर गॉडैडी के अंदर ये डोमेन है। .com ये मेरे को दे रहा है 3 साल की, यदि मैं परचेज करता हूँ तो पहले ईयर को मेरे को मिलेगी 1 रुपये की, और .in डोमेन है वो 1 रुपये की पड़ेगी विद द, यदि मैं 3 साल के लिए परचेज करता हूँ तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 रुपये की। अब ये नीचे दिख रही है जैसे लर्न विद डिजिटल जर्नल .xyz, ये 169 रुपीज़ की है, ये 171 रुपीज़ की, तो ये अलग अलग इनके रेट होते हैं यहाँ पे। अब इस हिसाब से इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को, जो पर्टिकुलर मेरे टर्म्स है, इसको मैं होस्टिंजर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे अपने डोमेन के अंदर सर्च करके देखते हैं एक बार।
अब जैसे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इतने की पड़ रही है, एक डॉट एक्स वाई जेड इतने रुपए की पड़ रही है, तो ये सारी अलग अलग अपने पास आ रही है इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर भी तुम देख सकते हो कि डॉट टैग अपने यहाँ पे 169 की आ रही है, 89 की, तो सबकी अलग अलग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली मैं एक डेमो पर्पज के लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कोई सी भी चीप लेवल की देख के उसको हम परचेज कर लेंगे यहाँ पे। हम जैसे यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर ही आप काफ़ी ऑप्शन देगा कि आप इंक्लूडेड विद डोमेन की आपकी वेबसाइट कमिंग सून है। ये प्रोफेशनल ईमेल भी देता है, जैसे यहाँ पे 39 रुपीज़ जैसे ईमेल बॉक्स होता है, जहाँ पे आप डोमेन नेम के हिसाब से अपने ईमेल को अचीव वो कर सकते हो, परफॉर्म। अब कंटिन्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ले भी सकते हैं, इनको छोड़ भी सकते हैं। जो ये चीज़ आ रही है ना प्रोफेशनल ईमेल, यदि आपको चाहिए तो आप इसको चेक करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स पे क्लिक करके आप छोड़ सकते हैं। सो इन सभी को हम अभी नो थैंक्स कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, सीधा कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं। सर यहाँ पे जो ईमेल से लॉगिन रहेंगे उसी ईमेल से परचेज हो जाएगा। हाँ, जिस भी मेल से आप लॉगिन करोगे, अब जैसे मैंने इस अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, तो इससे अपना परचेज हो रहा है। तो इसके बाद फिर क्या हम चेंज कर सकते हैं अपनी मेल आईडी? वो तो आपका एड्रेस चेंज होगा जो वहाँ पे होगा। मतलब जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उनको फिल करोगे आप यहाँ पे। तो ये अपने को कार्ट के पेज पे लेके आ जाता है। अब कार्ट के पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 साल का लेता हूँ, तो इसको मैं, ये मेरे को पड़ रहा है 1499 का विदाउट जीएसटी। अब 1 साल का जब मैं लेता हूँ, 1 साल का, तो ये मेरे को पड़ेगा 500 579 विदाउट जीएसटी, और जो चार्ज होते हैं इनके अलग से। और 2 साल का ही अपने को पड़ रहा है 1048 का। तो अभी के लिए तो जस्ट हम इसको 1 ईयर का ले रहे हैं, और आई एम रेडी टू पे। अब ये जीएसटी दिखा रहा है, तो टोटल अमाउंट मेरी आ रही है यहाँ पे इतनी 683। एक बार मेरे डिटेल्स फिल कर लेते हैं यहाँ पे ना, फिर उसको परचेज कर लेंगे। जैसे ये सारी फिल करने के बाद यहाँ पे अपने पास टोटल इन्फॉर्मेशन आ रही है, लाइक कि सब टोटल कितने जीएसटी कितने लगेगा, टोटल पैसे कितने लगेंगे। जैसे हम इस पर कंटिन्यू परचेज पे क्लिक करेंगे, विजुअल लेना है इसे, हाँ, तब की बात कर रहे हैं तो सर। आप अपने कहीं का भी डाल सकते हो, अपने जो जहाँ पे रह रहे हो, या फिर आपका कोई एक अलग एड्रेस है, कोई सा भी डाल सकते हो, उससे मैटर नहीं करता है। उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ओके।
हेलो हाँ आर्यवंश। सर, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो ले सकते हैं ना, मतलब? हाँ वो परचेज कर सकते हैं आप कहीं से भी, मतलब जो बिजनेस, उसके लिए एक लिमिटेशन होती है कि आपका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जैसे 20 लाख के नीचे आपका टर्नओवर है, 20 लाख के ऊपर है सर्विस बिजनेस में, तब ले सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं होती। उससे बस यही होता है, जो आपकी जीएसटी फीस वगैरह होती है वो माफ़ हो जाती है। अब जैसे ओके। हम एड्रेस को यहाँ पे फिल कर लेंगे, यदि इसमें कोई एड्रेस में आपको करेक्शन करनी होगी तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके हम वहाँ पे दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। सेव करने के ऊपर हमारा जो दूसरा मेथड आएगा वो पेमेंट मेथड का आएगा, कि यहाँ से हम अपने को पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी होगा। जैसे ओके। यूपीआई के अंदर गया, अब इसमें आपको जस्ट यूपीआई का एड्रेस ऐड करना है, जो भी आपका वर्चुअल एड्रेस होगा। एक ओके। मिनट। बाकी यदि आप रजिस्टर कर रहे हैं, जितनी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको फिल करनी होती है। सर अगर एक डोमेन में हम फिल कर चुके हैं ऑलरेडी, मान लीजिए कि जो हम एक कोई लिए हैं उसमें हम फिल कर चुके हैं, तो दोबारा वही नेम हम फिल कर सकते हैं? नहीं वो हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली भी आपका फिल होके आ जाता है, जैसे इसके अंदर पहले से फिल होके आ गया था वो सारी इन्फॉर्मेशन। ये मेरा मतलब पर्सनल जैसे अकाउंट से था, इसको मैंने बस एक कंपनी में चेंज किया। सर एक एक नेम से मतलब मल्टीपल डोमेन हम परचेज कर सकते हैं, हाँ कहने का कितने भी मतलब कर मेरा ये सकते हैं आप, अनलिमिटेड। है। एक ही जीमेल आईडी से और एक ही नेम से कोई उसमें वो नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम यूपीआई आईडी हम यहाँ पे डाल दें, जैसे क्लिक करते हैं रिव्यू ऑर्डर पे, जैसे हम इस पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अपने पास ये पेमेंट मेथड हो गया। अब जस्ट अपने को कंटिन्यू परचेज पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू परचेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। क्यों? ठीक है, जैसे हम बैकएंड से इसको अप्रूव करेंगे तो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये अपनी पेमेंट होगी वो वेरीफाई होकर सक्सेसफुल हो जाएगी। हेलो। हम्म। हम जैसे पेमेंट अपने यहाँ से एक वेरीफाई हो चुकी है, अब जस्ट ये वेरीफाई करके अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर देगा। जैसे यहाँ पे थैंक यू फॉर यूर ऑर्डर, एक हमने डोमेन नेम ले लिया ranvirdigitalgenetic.in, टोटल प्राइस वगैरह दिखा देगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है उसके बाद। और यहाँ पे कह रहा है कि अपनी वेबसाइट को भी आप पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम इस पर नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। या फिर अपने डोमेन यहाँ से परचेज हो जाती है तो सिंपल आपको गॉडैडी के अकाउंट पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, माई प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोफाइल के अंदर जाके माई प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आप डोमेन नेम को परचेज करोगे वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे परचेज किया learnwithdigitalgenetic.in, ये डोमेन हमने अभी परचेज किया। तो ये जित मल्टीपल डोमेन्स है, ये डोमेन्स अपने पहले से परचेज की हुई है इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि एक डोमेन, एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स को परचेज कर सकते हैं। तो अब डोमेन परचेजिंग का काम ख़त्म हो गया, यहाँ तक अपना डोमेन परचेज का काम होता है। ठीक है। जस्ट क्या करना है कि जितने भी आपके रजिस्टर होते हैं, जैसे नेम चीप, होस्टिंजर, गोडैडी, सब पे आप परचेज को मतलब इन पे जाके आप अपने प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, आपकी डोमेन की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप नॉर्मल जो इसका फ्लो होता है जो परचेज करने को, परचेज करके यहाँ तक आप आ जाते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमने GoDaddy को क्यों चूज किया है, क्योंकि जो हमारी होस्टिंग है वो उस पे है, होस्टिंजर के ऊपर। तो अब हम जो GoDaddy है उस GoDaddy से होस्टिंजर पे कनेक्ट करेंगे। यदि होस्टिंजर के अंदर ही हम डोमेन को परचेज करते हैं, होस्टिंजर के अंदर होस्टिंग होती है, तो सिंपल प्रोसेस होता है कनेक्ट करने के लिए। बट अब डोमेन हमारी अलग सर्वर पे है और होस्टिंग हमारी अलग प्लेटफॉर्म पे है। अब उन दोनों को कनेक्ट करना देखेंगे इस वीडियो में, तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज किए हैं।
के ले लिया, हाँ अब यही सेम डोमेन हमें होस्टिंगर से नहीं मिल पाएगा ना? नहीं मिल, हाँ अब नहीं मिल पाएगा, बुक हो चुका है ना ये। तो तो ये जैसे आपने मैंने यहाँ से हाँ, तो अभी वो कहीं से भी नहीं मिलेगा। अदर प्लेटफॉर्म से कहीं से नहीं मिल पाएगा ना? हाँ कहीं से भी परचेज नहीं कर सकता अभी इसको। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर हाँ बताओ। हेलो हाँ आ रही है आवाज। सर, जैसे आपने नाम दिया लर्न विद डिजिटल जेनित, तो ऐसे नाम तो सर अपने से डालना है सर, कुछ भी? हाँ ये नाम खुद डालना है, आप अपना जो आपकी बिजनेस है उसका नाम होगा वो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा किस नेम से मैं बिजनेस रख रहा हूँ। जी जी। ये लैंग्वेज डिजिटल जनित मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये सारी जो डोमेन होगी ये सब डोमेन इस पे क्रिएट करेंगे वो आपको मिलेगी। जैसे sanjay.languagedigitaljanit.com, इस हिसाब से तुमको एक सब डोमेन मिल जाएगी जहाँ पे तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। अब अगला पार्ट आता है डोमेन का पार्ट, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने देख लिया कि डोमेन नेम क्या होती है, क्यों ज़रूरत होती है, कैसे काम करता है, कितने टाइप की डोमेन नेम होती है, कैसे हम राइट डोमेन को चूज करेंगे अपने। और यहाँ पे कैसे डोमेन की कॉस्ट काम करती है, कैसे रिन्यूअल, वहाँ पे आपने देखा है कि प्राइसिंग भी वैरी करती है ईयरली बेसिस पे, 1 ईयर 2 ईयर का आप सेलेक्ट करते हो तो उसके हिसाब से। अब जब वेब होस्टिंग की बात करते हैं, अब हमने जब स्टार्ट की थी क्लास तो इसके अंदर एक एग्जांपल देखा था हमने कि यहाँ पे मान लीजिए घर है आपका, ठीक है। घर का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एड्रेस होता है। अब ये जो घर बना हुआ है वो क्रिएट किस पे हो रखा है, लैंड के ऊपर, ठीक है। मतलब बिना ज़मीन के कोई घर नहीं बना सकता, सिंपल सी बात होती है। अब बिना होस्टिंग के कोई भी अपनी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप कभी भी वेबसाइट क्रिएट करने जाओगे तो उसके लिए होस्टिंग चाहिएगी, क्योंकि वहाँ पे आप अपने वेबसाइट के जितने भी इमेज होंगे, जितने भी फाइल्स होंगे, सारी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे रखोगे। तो जो लैंड का काम करता है उसी हिसाब से आपका होस्टिंग काम करेगी एक वेबसाइट क्रिएशन पे, ठीक है। जैसे वेब होस्टिंग होती है वो सर्विस होती है दैट स्टोर योर वेबसाइट फाइल एंड मेक देम एक्सेसिबल ऑनलाइन। कि वेब होस्टिंग के अंदर आप अपनी जितने भी वेबसाइट की फाइल्स होंगे, जितने भी फोल्डर्स होंगे, वो सारे वहाँ पे रखोगे और वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं उनको कोई भी। अब यहाँ पे आता है इमेजिन होस्टिंग। जैसे होस्टिंग होती है वो एक रेंटिंग स्पेस होता है, मतलब कोई भी आप दुकान भी ओपन करते हो अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, तो एक रेंट पे कुछ चीज़ लेते हो कि वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रखोगे, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे होस्टिंग को भी, होस्टिंग के जो सर्वर्स होते हैं उनको भी हम रेंट पे लेते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की फाइल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब दूसरा आता है कि होस्टिंग अपने बिजनेस के लिए क्यों रिक्वायर्ड होती है, कि वेबसाइट जब हम क्रिएशन करते हैं तो उसके लिए हम होस्टिंग क्यों चाहिए अपने को। सबसे पहले आता है एक्सेसिबिलिटी, लाइक बिना होस्टिंग के कभी भी आपकी वेबसाइट कोई नहीं देख सकता, वो विजिबल नहीं होगी बिना होस्टिंग के। दूसरी आती है स्टोरेज, कि जहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होगी, चाहे वो वीडियो हो, इमेज हो, कोड हो या स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, वो सारी आप होस्टिंग के अंदर रखोगे। तो जो होस्टिंग होता है वो अपने को स्टोरेज ऑप्शन देता है कि आप इतने पर्टिकुलर GB फाइल तक अपनी वेबसाइट, यहाँ अपने जो फोल्डर्स, अपने डाटा को रख सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक। अगली आती है रिलायबिलिटी। जो अच्छी होस्टिंग कंपनी होती है वो इंश्योर करती है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट यदि 24/7 चल रही है, अब मान लीजिए ऐसा होता है कि 12 घंटे चली, 1 घंटा नहीं चली, फिर चल गई, वो एक, अब उस 1 घंटे में जितने भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आए उनके लिए आपका बैड इंप्रेशन गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन की वेबसाइट नहीं चल रही है, इस पर्टिकुलर बिजनेस की वेबसाइट नहीं चल रही है। तो हमेशा एक रिलायबिलिटी चूज करें, कि जो अच्छी होस्टिंग कंपनी चूज करे कि वो जो 24/7 आपके लिए सपोर्ट पे भी एक्टिव रहे और एक अच्छा अप टाइम दे। अब कितने टाइप की होस्टिंग होती है और कैसे कैसे हम होस्टिंग को क्लासीफाई करते हैं, उन चीज़ के जब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो आता है दैट इज़ अ शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, जो भी एक स्मॉल वेबसाइट होती है, नॉर्मल जो वेबसाइट होती है, जैसे आपने 5 पेज की वेबसाइट क्रिएट करके रख दी, एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके रख दिया, तो उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग होती है, वो अच्छा प्लान होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये स्मॉल वेबसाइट के लिए होता है और बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूजर ए है, एक B यूजर है, C यूजर है, D यूजर है। अब इन सभी यूजर को एक ही रिसोर्सेज, जो एक रिसोर्सेज आपको लोकेट होगा उनको भी होगा। मान लीजिए ए के पास ज़्यादा रिसोर्स जा रहा है, मान लीजिए एक CPU है, एक CPU दिया गया है यहाँ पे और आपको 5 GB रैम दी गई है। अब इसी के अंदर मान लीजिए चाहे 10 कस्टमर हो, चाहे 50 कस्टमर हो, सभी इसी के अंदर, इसी
जो रिसोर्सेज अपने को एक सीपीयू लोकेट हुआ है इसी पे ही वो रिलाई करेंगे। अब ए के पास ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो बी की वेबसाइट स्लो हो जाती है, सी की स्लो हो जाएगी। बी के पास ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो सी की स्लो आ जाएगी, ए की स्लो हो जाएगी। तो इस हिसाब से काम करता है कि जितने भी अपने वहाँ पे होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग के अंदर कि मल्टीपल जो वेबसाइट्स होंगे वो सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करेगी और उसके हिसाब से उनकी जो स्पीड वगैरह होगी उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो शेयर्ड होंगे मैनी यूजर्स के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप किस होस्टिंग के साथ परचेज कर रहे हो, वो कितना आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं। दूसरा आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जिसको हम कहते हैं वीपीएस। इसके अंदर जितना भी आपका रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल होगा वो सारा खुद का होगा। इसके अंदर ना तो कोई शेयर्ड रहेगा, यानी मान लीजिए ए पर्सन ने यदि वीपीएस लिया है, इसके पास एक सीपीयू मिला है और 5 GB रैम मिली है, तो कंप्लीट जो रिसोर्स है वो इसी ए का है। ना उसको बी कर पाएगा एक्सेस, ना सी कर पाएगा, यानी इसका खुद का एक प्राइवेट सर्वर होगा जितने भी उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेनी है। अगला आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब होता है इसके अंदर भी ये खुद का एक होता है डेडिकेटेड, मतलब जितने भी बड़े बिजनेस हो गए, लाइक अपना ई कॉमर्स टाइप के जब हम बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए कि मैक्सिमम जो विजिटर्स होंगे उनको हैंडल कर पाए, तो उनके लिए हम डेडिकेटेड होस्टिंग रखते हैं। इसके अंदर वो तो सर्वर हो गया, दैट इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसका एडिशनल पार्ट जिसको हम कह सकते हैं इट कैन बी डेडिकेटेड। इसके अंदर केवल आपका ही रहेगा, आप अपने हिसाब से रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर सकते हो कि मान लीजिए ए वेबसाइट के अंदर मेरे को एक 2 GB रैम देनी है, बी वेबसाइट के अंदर मेरे को 3 GB रैम देनी है, तो इसके लिए खुद का एक आपके पास होगा डेडिकेटेड होस्टिंग जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग एलोकेट जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। You get an entire service for your website, providing maximum performance and security for e-commerce type business। इस डेडिकेटेड होस्टिंग टाइप के जो सर्वर होते हैं उनको यूज किया जाता है। अब आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है? मल्टीपल सर्वर्स को यूज किया जाता है रिलायबिलिटी और स्केबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आपके यूजर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि आज 17 तारीख है, 17 तारीख को 100 विजिटर्स आए, 18 तारीख को सुबह 5 विजिटर्स आए, बीच में 20 विजिटर्स आ गए। इस हिसाब से जब कोई सेल या ऑफर लॉन्च करते हो तो विजिटर्स ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में अपने क्लाउड होस्टिंग का यूज किया जाता है कि वहाँ पे जब यूजर फ्लक्चुएट होता है एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में, तो उस टाइम वो जितना भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट या जितने भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनको हैंडल कर सके। सो ये कुछ टाइप होते हैं होस्टिंग के। पहला आता है शेयर्ड होस्टिंग जिसके अंदर जो रिसोर्सेज होंगे वो अलोकेट होंगे, और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर आपके पास खुद का होगा, जैसे एक सीपीयू मिला है तो वो आपका खुद का ही होगा। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब होता है इसका आप कंट्रोल कंप्लीट जो एक्सेस का जो कंट्रोल होता है वो आपके पास आ जाता है। जैसे आप खुद मॉनिटर कर सकते हो कि ये वेबसाइट के लिए मेरे को इतना स्पेस देना है, बी के लिए इतना देना है। क्लाउड होस्टिंग होता है जब कभी भी यूजर्स अपने फ्लक्चुएट हो रहे कि एक टाइम में ज़्यादा यूजर आ रहे हैं, दूसरे टाइम में कम आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लाउड होस्टिंग का यूज कर सकते हैं। ये रिलायबिलिटी और स्केबिलिटी के लिए काम करता है। उसके बाद जो अपना टॉपिक आता है डैट इज़ द की फीचर्स ऑफ गुड होस्टिंग। कैसे आप एक अच्छी होस्टिंग को सिलेक्ट करोगे या फिर कैसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनका देख के आप होस्टिंग को परचेज करना होता है। सबसे पहले आता है यहाँ पे अप टाइम गारंटी, कि आप हमेशा उस होस्टिंग को चेक करें जो इतना परसेंट 99.9% अप टाइम दे रही है, यानी जो आपकी वेबसाइट होगी वो हमेशा एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि 1 घंटे के लिए 5 मिनट के लिए वो ऑफलाइन चली गई, 3 मिनट के लिए ऑफलाइन चली गई। ऐसी चीज़ चेक करो कि आपकी वेबसाइट है वो एक प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक वो एक्सेसिबल है। आप अपनी वेबसाइट की स्पीड देखें कि उसकी फास्टर लोडिंग स्पीड हो जिसके थ्रू यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा और एसईओ रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। मतलब फास्टर इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो, यदि वो जल्दी खुल जाती है तो आप उस वेबसाइट पे स्टे कर जाते हो, उसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हो। यदि वो ज़्यादा टाइम ले रही है ओपन होने के लिए तो वहाँ पे आप उसको एग्जिट करके चले जाते हैं। फिर सिक्योरिटी आ रही है। सिक्योरिटी 2 टाइप की जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे digitaljourney.in है, इसके अंदर HTTP और दूसरा होता है HTTPS। जब हम इसको HTTP ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा नॉट सिक्योर, अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है यानी नॉट सिक्योर। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम HTTPS का यूज करते हैं जिसमें हम SSL यूज करते हैं।
जो ये SSL सर्टिफिकेट होती है, जो भी अपनी जहाँ से हम होस्टिंग परचेज करते हैं वो अपने को प्रोवाइड करता है। जब हम उसको उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो HTTPS पे चलती है और एक सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है। और जब भी कभी होस्टिंग परचेज करें तो उसमें ये भी देखें कि जो होस्टिंग जहाँ से हम परचेज करें वो अपने को सपोर्ट कितनी दे रहे हैं, कैसे वो सपोर्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये आता है कि आप कैसे चूज करोगे। यदि आप एक नॉर्मल पर्सनल ब्लॉग चला रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट को रन कर रहे हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप VPS या क्लाउड होस्टिंग का यूज करें। हम आता है कि होस्टिंग को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे उसको परचेज करेंगे। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं इसमें। अब जैसे होस्टिंग जो होस्टिंग होगी वो आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंग, जहाँ पे भी आपको अफोर्डेबल लगे और बढ़िया फीचर्स दे रहे हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब जैसे होस्टिंजर के अंदर गए, यहाँ पे ये अपना मेन पेज होगा। अब इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर आए तो यहाँ पे होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, यानी इन्होंने वर्डप्रेस के लिए एक सेपरेट होस्टिंग यहाँ पे दी हुई है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। जैसे होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 69 रुपीज़ पर मंथ, जब हम 4 साल के लिए ये प्राइसिंग दिखाते हैं। और ये 129 है। बिजनेस के लिए आप 229 पर मंथ ले सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए, जो सिंगल वाला प्लान है उसके अंदर एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और जो 129 है जो अपना प्रीमियम है, इसके अंदर 100 वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने एक बार होस्टिंग को परचेज कर लिया तो इसके अंदर आप 100 वेबसाइट ऐड कर सकते हो, 100 डोमेन को ऐड कर सकते हो। आपको हर डोमेन के लिए सेपरेट होस्टिंग परचेज करने की नीड नहीं होगी। इस हिसाब से बिजनेस के अंदर 100 वेबसाइट दे रखी है, क्लाउड स्टार्टअप के अंदर 300 वेबसाइट दे रखी है। ये इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। 10,000 विजिटर्स, जो 10,000 विजिट होगी उनको ये हैंडल कर पाएगा। इसमें 25,000 विजिट, इसमें लाख विजिट, इसमें 2 लाख विजिट। ये स्टोरेज है कि इसमें आपको 25 GB 50 GB SSD मिलेगी। यहाँ पे 100 GB आपको स्टोरेज मिलेगी, जिसमें आप अपने फाइल से फोल्डर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे वहाँ पे रख सकते हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग। ये फ्री SSL यहाँ भी देगा, ये फ्री SSL देंगे, फ्री एक ईमेल अकाउंट देंगे, फ्री ईमेल मिलेगी, वीकली बैकअप मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इनके हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी रिकमेंडेशन के अंदर, यदि आपके पास एक नॉर्मल छोटा सा पर्सनल ब्लॉग चला रहे हैं, छोटी सी वेबसाइट चला रहे हैं, सिंगल वेबसाइट चला रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो आप इस प्लान के अंदर जा सकते हो। दैट इज़ द कोस्ट अफोर्डेबल। और प्रीमियम वो चीज़ होती है जब आपका बिजनेस थोड़ा ई-कॉमर्स टाइप में भी है और थोड़ा उसमें आप डेली पोस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, लाइक हाई लेवल तक वेबसाइट जा रही है, तो उसके लिए आप प्रीमियम जा सकते हैं इस होस्टिंग के अंदर। अब इसके अंदर होस्टिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग होस्टिंग आपको दिखाई देगी। एक नॉर्मल वेब होस्टिंग है, जब भी हम कभी भी कॉर्ड की फाइल होती है, जैसे कॉर्ड की होस्टिंग अलग होती है और वर्डप्रेस की होस्टिंग अलग होती है। जो बाकी तो सेम होती है, जो फीचर्स होते हैं, जो फंक्शनलिटी जैसे काम करती है वो सेम होती है, बट इन्होंने एक अलग से कर दी कि वर्डप्रेस के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग कर दी, और जो कॉर्ड वगैरह की फाइल होती है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। वेबसाइट, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, इन्होंने अलग अलग नाम कैटेगराइज करने के लिए वर्डप्रेस के लिए स्पेसिफिक होस्टिंग है और नॉर्मल होस्टिंग के लिए ये वाली है वेब क्लाउड VPS वाली। अब जैसे इसके अंदर आया वेब होस्टिंग के अंदर प्राइसिंग आपको सेम दिखाई देगी, सेम वही दे रखा है, लेकिन वो डेडिकेटेड उन्होंने बस वर्डप्रेस का नाम रख दिया। अब क्लाउड होस्टिंग, सारे अलग अलग प्लान से क्लाउड होस्टिंग आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये यूजर्स फ्लैक्चुएट होते हैं, तो ये हैंडल करता है, मल्टीपल सर्वर का यूज करता है। जैसे तुम यहाँ पे, वर्डप्रेस के लिए ही लेना हो सर, हाँ अगर वर्डप्रेस के लिए ही लेना हो तो ये वाली होस्टिंग से नहीं ले सकते हैं क्या? यहाँ से भी ले सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग से नाम ही दे दिया कि वहाँ पे वो केवल डेडिकेटेड फॉर द वर्डप्रेस है। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर एक बार प्रीमियम लिए मान लीजिए, तो फिर बिजनेस करना हो तो बिजनेस वाली होस्टिंग लेना हो नेक्स्ट ईयर तो ले सकते हैं, अपग्रेड या कर अगर सकते हैं बिजनेस इसके अंदर आप प्लान को। या अगर बिजनेस लिए हैं तो उसको बाद में प्रीमियम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, उसमें बैकएंड में ना आपके पास ऑप्शन आता है प्लान अपग्रेड करने का। नहीं, मान लीजिए अगर पहले हमने बिजनेस लिए ले रखा है और अभी हमें उतना काम नहीं है, तो हम प्रीमियम मतलब उससे डाउन जा सकते हैं कि नहीं?
जा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट टाइम का रिन्यूअल लोगे ना, तो इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर लो। यदि अच्छा। कई का अलग अलग होता है, अब जैसे होस्टिंग वाले, कल को आप इसके प्लान्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। कि आज आपके पास मान लीजिए 100 वेबसाइट आपको होस्ट करने हैं, तो आज आपने 100 वाला प्लान ले लिया, कल को 150 होगी, तो उसको अपग्रेड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर या फिर उसी टाइम। वो सबकी ठीक। अपनी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जो भी आप प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से एक बार आप उनसे चेक कर लेना। अब जैसे इसके अंदर नॉर्मल आप यहाँ पे वेब होस्टिंग आई परचेज करने का सिंपल सा तरीका होता है कि होस्टिंग के अंदर आके वेब होस्टिंग के अंदर जो भी प्लान आपको लग रहा है, आप एक वेबसाइट के लिए ले रहे हैं, सिंपल चूज प्लान पे क्लिक करना है। ये आपको कार्ट पे लेके चले जाएगा। अब जैसे 48 मंथ के लिए आपकी ये पड़ रही है 69 रुपीज़ की, और ये आप 12 मंथ के लिए लोगे तो ये आपको ट्वेल्व मंथ के लिए ये आपको कॉस्ट करेगी 1908 रुपये की। अब इसके अंदर क्या होगा, जब भी आप इसको रिन्यू करोगे, जैसे ये आपकी 17/1/2026 को कैंसिल हो जाएगी, अब जब इसको रिन्यू करेगा तो इसकी प्राइसिंग आएगी 259 रुपीज़ पर मंथ इस वाली होस्टिंग की। अब ये दे रहा है कि आपका जो प्लान डिस्काउंट है वह 60% जो डिस्काउंट दे रहा है इतना इस प्लान के ऊपर। अब कभी भी आप इसको किसी रेफरल के थ्रू परचेज करते हो या किसी रेफरल लिंक के थ्रू परचेज करोगे होस्टिंग को, तो वहाँ पे आपको 20% और कमीशन मिलेगा। जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अब जैसे हॉस्टिंग के अंदर ये रेफरल लिंक है, ये हर पर्सन की अलग अलग रेफरल लिंक होती है, आपकी भी एक अकाउंट रेफरल क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे। अब जैसे वर्डप्रेस की होस्टिंग के अंदर गए, यहाँ पे आके हम इस प्लान्स को परचेज कर रहे हैं, कार्ट पे लेके जाएगा भैया। अब जो वहाँ पे प्लान डिस्काउंट, अब जैसे यहाँ पे इसको आप 12 मंथ के लिए करोगे, तो ये 1526, यानी इसके अंदर 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप किसी की रेफरल लिंक से परचेज करते हो। अब उसके अंदर जो आपकी प्राइसिंग आ रही थी वो सम लमसम 2000 के लमसम आ रही थी वो। अब इस पर आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको जस्ट अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा, वो सेम अकाउंट होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी, वही प्रोसेस होता है मतलब जो आपका होता है। ठीक है। होस्टिंग को जी। परचेज करने के बाद आपके पास इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा यहाँ पे, और आप होस्टिंग को यहाँ के वेबसाइट के अंदर आके देख सकते हो। यहाँ के ऊपर जितनी भी वेबसाइट आपकी पब्लिश होगी वो सारी वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आप प्लान्स लोगे वो सारे यहाँ पे मिल जाएगा, प्रीमियम वेब होस्टिंग। और उसके बाद बिलिंग के अंदर आप जाओगे सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि कौन सा आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है यहाँ पे, कौन से डोमेन के ऊपर। इसके सर ये सर ये होस्टिंग के डैशबोर्ड को थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिएगा कि कहाँ से क्या क्या मतलब हम देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक मिनट। सर ये क्लाउडफ्लेयर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वेबसाइट? वो सीडीएन होता है, जो क्लाउडफ्लेयर होता है ना, उसमें सीडीएन का यूज होता है। वो आप जब वर्डप्रेस को क्रिएट कर लोगे तो वहाँ से उसको सीडीएन के थ्रू किसी भी प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। ओके सर। आप जैसे जो होस्टिंग को आप परचेज कर लोगे, लाइक वो जस्ट एक जो बाद का काम बचेगा, वो जस्ट पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। वही जो बिलिंग डिटेल जैसे हमने GoDaddy के अंदर वहाँ पे करी थी ना, सेम उसी टाइप से करनी पड़ेगी। इसके अंदर जैसे आप होस्टिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन सी होस्टिंग आपने ली है। अब जैसे इसके अंदर प्रीमियम वेब होस्टिंग का प्लान है मेरे पास, इसके अंदर मैंने 4 वेबसाइट होस्ट की हुई है।
अब अपने को क्या करना होगा, मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब अपने को यहाँ पे होस्टिंग प्लान्स के अंदर प्लान्स डिटेल देख सकते हो, जितनी भी आपकी प्लान डिटेल है, जो जी आपकी FTP कितने डिस्क स्पेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप वेबसाइट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट आपकी पहले से लिस्टेड है, जितनी भी वेबसाइट आपने पहले से क्रिएटेड की हुई है, वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अब ये स्क्रीन दिख रही है ना अभी आपको? जी सर। अब यहाँ पे वेबसाइट जितनी भी पहले आपने इस होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट रखी हुई है, वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी। अब केवल आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस की वेबसाइट या फिर PHP HTML की वेबसाइट है तो ये कर लेना, वर्डप्रेस की है तो ये कर लेना। अब देख रहे हैं हम कि कैसा डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, उस चीज़ के यहाँ पे देख रहे हैं अभी। जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, क्योंकि हम इसमें एक बेसिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। सर एक बार रिपीट कीजिएगा, यहीं से अभी जो वेबसाइट पे गए हैं और उसके बाद क्या किए हैं? आप यहाँ पे वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट के अंदर आए तो आपको ये वेब होस्टिंग का प्लान मिल गया। अब इसके अंदर जितनी भी आपकी डोमेन होगी वो सारी वहाँ पे दिखा देगा, जितनी भी आपकी पहले वेबसाइट क्रिएटेड है वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। जस्ट आपको अब ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो हम वेबसाइट जैसे हमने लर्न विद डिजिटल .in परचेज की है डोमेन, उसको हम होस्टिंजर के साथ कनेक्ट करेंगे हम, और उस पर हम बेसिक वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करेंगे। इतना काम करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए हम। ओके। अब इसके अंदर यहाँ पे अपने को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपके एडमिस्ट की ईमेल होगी उनको सेलेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड रख लेंगे यहाँ पे कोई भी हम। पासवर्ड की एक कंडीशन होती है, जितनी भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने को पासवर्ड रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये पूछेगा कि अपने को कौन से टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है। इसको आप स्किप करके क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डोमेन नेम आता है, जो डोमेन नेम आपको ऐड करना है जो आपने परचेज किया अभी। जैसे हमने डोमेन नेम परचेज किया था learnwithdigitalgenet.in। अब ये कहता है कि ये आपके डोमेन आपने खुद परचेज किया, डू यू ऑन दिस डोमेन, तो आप इस पर क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा यहाँ पे कुछ टाइम में। बट उससे पहले अपने को क्या करना होगा कि वहाँ पे जो उसके नेम सर्वर है, लाइक अभी उसमें GoDaddy के नेम सर्वर एडेड है। जब आप प्रोडक्ट्स के अंदर आओगे, लर्न विद डिजिटल जनित को मैनेज पे क्लिक करोगे डोमेन के अंदर, तो अब यहाँ पे आप एक DNS का ऑप्शन दिखाई देगा, डोमेन मैनेज DNS के अंदर जाओगे। DNS के अंदर आके नेम सर्वर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर है, यानी जो नेम सर्वर यूज कर रखे किसके है, GoDaddy के। और हम वेबसाइट को कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, होस्टिंजर के ऊपर। तो अब हमको होस्टिंजर के नेम सर्वर अपने को यहाँ पे ऐड करने होंगे। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इसने वेबसाइट को होस्ट कर दिया प्रीव्यू डोमेन के साथ, क्योंकि हमारी मेन डोमेन अभी कनेक्ट है नहीं इसके साथ। अब होस्टिंजर के अपने को पहले नेम सर्वर कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो जस्ट आपको गूगल के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है होस्टिंजर नेम सर्वर। जैसे ही आप होस्टिंजर नेम सर्वर को टाइप करोगे तो यहाँ पे तुमको नेट पे भी मिल जाएगा कि ये इसके होस्टिंजर के नेम सर्वर है। जस्ट तुमको कॉपी करना है, इसके अंदर जाना है, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आई विल यूज माई ऑन नेम सर्वर क्लिक करना है।
और दूसरा वाला भी सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इसके अंदर NS1 NS2 इस हिसाब से अपने नेम सर्वर ऐड होते हैं। अब जस्ट आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सक्सेस, यानी जो हम ये नेम सर्वर जो GoDaddy के अभी जो डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर थे उसको नेम सर्वर को चेंज करके हमने कर दी होस्टिंजर के। क्यों करें? क्योंकि हम जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? होस्टिंजर के। इसी हिसाब से यदि हम ब्लू होस्ट की होस्टिंग यूज करेंगे तो ब्लू होस्ट के नेम सर्वर आएंगे। उसको भी फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है, ब्लू होस्ट नेम सर्वर। तो आपको यहाँ पे ब्लू होस्ट के नेम सर्वर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से GoDaddy के नेम सर्वर चाहिए तो जस्ट आपको गूगल पे हेलो टाइप करना है मेरे को इसके नेम सर्वर चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। हेलो हाँ बताओ। सर, नेम सर्वर एक बार फिर से बता दीजिए क्या होते हैं सर ये? नेम सर्वर बेसिकली वही होता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, इस डोमेन का एक्सेस वहाँ पे चला जाएगा कि आप वहाँ पे अपनी डोमेन पे वर्डप्रेस को भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। वहाँ से आप अपनी कंप्लीट डोमेन को मैनेज कर सकते हो। जी जी। जहाँ से होस्टिंग परचेज किया वहाँ के नेम सर्वर अपने को डोमेन के अंदर ऐड करने होंगे। अब जैसे होस्टिंजर से ही मैंने डोमेन परचेज की और होस्टिंजर से ही मैंने होस्टिंग परचेज कर ली, तो उसके लिए मेरे को कोई नेम सर्वर ऐड करने की नीड नहीं होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पिक कर लेगा। ओके। अब मैंने ये अलग क्यों परचेज किए GoDaddy पे, ताकि आप समझ सको कि कैसे हम अलग प्लेटफॉर्म पे डोमेन है तो उसको कैसे होस्टिंजर के साथ कनेक्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, जैसे आप सर इसको हाँ एक चीज पूछना था सर, एक चीज, या तो पहले बता लीजिए आप। बताओ। सर ये जो होस्टिंगर का नेम सर्वर है, ये कंप्लीट होस्टिंगर का नेम सर्वर एक ही है क्या? हाँ मतलब सबका उसको आप भी एक, यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं? हाँ सबका कॉमन रहेगा। अच्छा, मतलब जैसे अरे, ये नहीं कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग या हमारे नाम से अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है, वो सभी का एक ही नेम सर्वर है? सभी का एक ही नेम सर्वर रहेगा उसमें। अच्छा, वो होस्टिंगर का कंप्लीट नेम सर्वर है, कहने का मतलब ये। हाँ और सर होस्टिंगर के अपने अकाउंट में भी तो नेम सर्वर मिलेगा ना, वो हाँ, कहाँ से मिलेगा? वो भी अपना सेम ही रहेगा वहाँ पे ना। नहीं, सेम रहेगा लेकिन बट कैसे देख सकते हैं उसको, कहाँ से? कौन सी टैब में? और सर होस्टिंग, मतलब होस्टिंग के नेम सर्वर को डोमेन के नेम सर्वर में डालना होगा ना? हाँ, होस्टिंग के नेम सर्वर को डोमेन में ऐड करना पड़ेगा, डोमेन के जो पर्टिकुलर डोमेन है ना आपकी वहाँ पे। जी, डोमेन का नेम सर्वर उसमें होस्टिंग में नहीं डालना होता है, होस्टिंग का नेम सर्वर डोमेन में डालना होता है। हाँ, ओके। इसमें तुम इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे चैट सपोर्ट है ना, ये भी बता देगा वैसे तो, क्योंकि सबके किसी के होते हैं इसमें डैशबोर्ड के अंदर, किसी के नहीं होते हैं। बाकी नेट पे तुम किसी के भी टाइप करोगे ना वहाँ पे कि मेरे को इसका नेम जी। सर्वर चाहिए, तो नेट पे ओपन उसको मिल जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा बताने क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डोमेन मैंने परचेज कर लिया और होस्टिंग परचेज कर ली, हम्म, ठीक है सर। अब होस्टिंग का नेम सर्वर अगर डोमेन के नेम सर्वर में हमने डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो क्या मेरी वेबसाइट तुरंत लाइव हो जाएगी? टाइम लेगी वो, उसको जो DNS हमने ऐड किया है ना, वो नेम सर्वर ऐड किया है, उसको प्रोपोगेट हाँ। होने में 24 to 48 घंटे लगते हैं नहीं, approx। मान लीजिए 48 मतलब 2 डेज हो गया, तो क्या मतलब मेरी वेबसाइट लाइव हो गई? अब उसमें जो भी हम चेंज करते रहेंगे वो लाइव सर्वर पे चेंज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 24 to 48 आवर्स को प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है, वो आमतौर पे 1 घंटे में आपकी हो जाती है डोमेन कनेक्शन। अब उससे क्या होगा, जी। जो आपने नेम सर्वर ऐड किया, अब जो डोमेन का एक्सेस है वो आपके होस्टिंग पे एक्सेस आ गया, होस्टिंजर पे जहाँ से आपने होस्टिंग लिया वहाँ पे एक्सेस आ गया। अब वहाँ पे आके आपने आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, वहाँ पे आके आपको कस्टम HTML की वेबसाइट को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव होगी। मान लीजिए वर्डप्रेस की वेबसाइट को हमने उसको अपलोड कर दिया, तो हम्म, उसके बाद लाइव हो जाती है, उसके बाद जो भी हम चेंज करते रहते हैं वो लाइव में ही चेंज होता रहता है? हाँ वो सारे लाइव पे चेंज होंगे।
यदि आपको लाइव पे चेंज नहीं करना है तो उसके लिए एक स्टेजिंग सर्वर क्रिएट करना होता है, वो होस्टिंग के अंदर क्रिएट होता है। जैसे मतलब अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी वेबसाइट कंप्लीट डिजाइन हो जाए, कंप्लीट बन जाए, उसके बाद मैं लाइव करूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप कमिंग सून भी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आपकी वेबसाइट कमिंग सून है। अदरवाइज उसको आप अपनी सब डोमेन या सब डायरेक्टरी या स्टेजिंग सर्वर पे क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम दिखाएंगे बाद में जब हम क्रिएट करने जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी के लिए तुम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे जो अपने नेम सर्वर पहले उसके थे ना गॉड आईडी के, वो चेंज होके आ गए होस्टिंजर के। ठीक है, अब यहाँ पे तुम डीएनएस रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे तुम नेट पे जाओगे नेम सर्वर चेक करो तो ये तुमको काफ़ी मिल जाएगी। एनएस लुकअप, ये डीएनएस प्रोपगेशन चेकअप, ये काफ़ी वेबसाइट तुमको मिल जाएगी। जस्ट आपको डोमेन एंटर करना है, जिस डोमेन के लिए तुमने किया था नेम सर्वर ओपन करना। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो किसके हैं, गॉड आईडी के है। ये कुछ टाइम बाद जब होस्टिंजर के अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे होस्टिंजर का आ जाएगा ऑनर, ये सारी चीज़ें ना इंफॉर्मेशन वो होस्टिंजर के दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये होस्टिंजर का दिखाने लग गया तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी डोमेन है वो प्रॉपर होस्टिंजर के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अभी सभी कहीं सब जगह पे किसके हैं, गॉड आईडी के। जितने भी अलग अलग टाइप के जो सर्वर लोकेशन होते हैं सभी पे गॉड आईडी के। जब ये होस्टिंजर के साथ कनेक्टेड हो जाएगी तो ये होस्टिंजर के आ जाएंगे, कुछ टाइम लेगा 15-20 मिनट, 1-2 घंटा, 1-2, तो उसके बाद हम देख लेंगे, कल इसको डिस्कस कर लेंगे आगे जो कंटिन्यू करेंगे ना। फिर ये जितना भी पार्ट होता है ये सारे हम कल देख लेंगे, कैसे सब डोमेन वगैरह ऐड करते हैं होस्टिंग के अंदर, एक बार कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके सर। आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि होस्टिंग डोमेन क्या होती है, क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे हम उसको परचेज करते हैं, होस्टिंग क्या होती है, कैसे उसको परचेज करेंगे, टाइप ऑफ द होस्टिंग, और उस दोनों को कनेक्ट करके देख लिया। बाकी जो कल की वीडियो रहेगी, कल की क्लास, उसके अंदर हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, कैसे उसमें हम एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे, कैसे सब डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ईमेल के अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जो संजय तुम पूछ रहे हो टाइप ऑफ होस्टिंग क्या होती है, टाइप ऑफ वेब होस्टिंग। अब जी सर, इसके अंदर जैसे शेयर्ड, इसके अंदर मल्टीपल होता है। मान लीजिए किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी का उससे ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, तो जी जी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो अपने अपने होस्टिंग को चूज कर सकता है। यदि आपका स्मॉल बिजनेस है तो उसके लिए आप स्मॉल प्लान को अफोर्ड कर सकते हो। जैसे शेयर्ड होस्टिंग होती है वो सबसे चीपेस्ट होस्टिंग होती है। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसके साथ आप मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे उसमें आपने रिसोर्सेज देखे थे कि आपको एक सीपीयू मिलेगा, जैसे होस्टिंजर के अंदर ना सब्सक्रिप्शन के अंदर वहाँ पे दिखाता है कितने सीपीयू मिलेंगे। जी सर। परचेज करने के टाइम आप अब यहाँ पे तुम देखते हो, जैसे जी इसको सर। ऑल फीचर्स पे क्लिक करते हो, ये जैसे होते हैं ना पीएचपी वर्कर्स हो गए, 60 पीएचपी वर्कर्स, इस हिसाब से जी मैक्सिमम जी यूजर कनेक्शन, तो इनके बेस पे भी अपना होस्टिंग का फैक्टर्स होता है। अब जैसे इसके अंदर एक सीपीयू होता है कि आपको एक सीपीयू मिलेगा, 2 सीपीयू मिलेगा। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर वो पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज होगा वो मल्टीपल यूजर्स के साथ होगा, कि जिन्होंने शेयर्ड होस्टिंग का प्लान लिया उस एक रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं ऑन दिस जी जी रिसोर्सेज को। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ये आपका खुद का होता है, ये बेटर होता है शेयर्ड होस्टिंग के, ये थोड़ा महंगा होता है शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले में, डेडिकेटेड होस्टिंग से सस्ता होता है। जी सर। जो बिजनेस थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, जिसमें एक अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ा मतलब जो नॉर्मल लेवल पे होता है, उसके लिए बेनिफिट होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग होती है वो खुद के लिए होती है, उसमें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि मेरे को कितना सीपीयू लगाना है, कितना स्टोरेज एलोकेट करनी है, वो सारी चीज़ें। क्लाउड जी होस्टिंग मैं जैसे यूजर फ्लैक्चुएट होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है।
सर जो उसमें प्रीमियम प्लान और ये बिजनेस प्लान था वो किस में आता है, शेयर्ड होस्टिंग में आ रहा है या वर्चुअल में आ रहा है? सबकी अलग अलग होस्टिंग है। जैसे तुम किसी की भी होस्टिंग के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। एक है नॉर्मल होस्टिंग, वेब होस्टिंग। दूसरा है क्लाउड होस्टिंग, जो महंगी पड़ेगी, 699 रुपये लमसम। सर फिर एक बार आता है क्लाउड AWS। बता दीजिए, क्लाउड होस्टिंग सर एक बार फिर बता दीजिए। इसके अंदर तुमको यहाँ पे भी डेफिनेशन मिल जाएगी। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली वही होता है कि जितना भी आपका रिसोर्सेज वगैरह होगा ना, जैसे इसके अंदर ये आपको स्टोरेज मिलेगी, ये खुद आपकी रहेगी। ठीक है, इसमें जी दो जी। सीपीयू मिलेंगे। दो सीपीयू खुद ही आपके रहेंगे, मतलब उसमें कोई भी पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जब आप जी शेयर्ड होस्टिंग लेते हो तो एक दो सीपीयू है। ठीक है, जी। दो सीपीयू के अंदर 5 यूजर्स है, तो 5 यूजर्स अपने आप में वो करते हैं, रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। जैसे एक सीपीयू, दो सीपीयू में से 5 यूजर को जा रहा है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। जी। बट क्लाउड के अंदर ये आपको खुद के है। ओके। ये कॉस्ट होती है, इसको आप अपने हिसाब से भी मॉनिटर कर सकते हो कि मेरे को एक डोमेन के अंदर एक कोर ऐड करनी है, एक के अंदर दोनों ऐड करनी है। वो सारी चीज़ आप बैकएंड से मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। ठीक है, बाकी आप बाद में जब इन डिटेल में भी इसको देखेंगे ना, एक बार तुम समझ में आ जाएगी। अपने को काम की होती नहीं है जी डिजिटल सर। मार्केटर के रूप में। जब भी कोई डेवलपर वगैरह होगा, जो टेक्निकल टीम होगी, वो उसको परचेज करके रखता है। ओके। ठीक है, ये तो जस्ट आपको एक वैसे बता दें। हाँ, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कौन सा किस टाइप के बिजनेस के लिए अपना चाहिए। ओके। ठीक है, कल फिर मिलते सर हैं 2 बजे। सर कल सैटरडे क्लास होगा ना? कल एक बार मैं बता दूंगा, वैसे तो कोशिश करेंगे करने की। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर जो जो अभी नोट्स मतलब जहाँ से अभी आप पढ़ा